अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 3 दिसंबर 2019 को इमरान खान ने अपनी काबीना से एक खुफिया तौर के ऊपर सील लिफाफा मंजूर कराया था। उस सील लिफाफे में था क्या, वो 11 नुकात कौन से हैं, पहली मरतबा आज आपके साथ वो स्क्रीन पे भी शेयर करूंगा और बताऊंगा कि कौन कौन से वो नुकात थे। तफसीलन बात होगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे इमरान खान की जो पस पर्दा मुज़ाकरात के हवाले से जो बातें चल रही हैं, बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की जो आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, उस मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ, ये पहली मरतबा। और उसके साथ साथ एक कन्फ्यूजन हो गई थी उस मुलाकात के दौरान, वो कन्फ्यूजन क्या थी, तफसीलन इस हवाले से बात होगी। तीसरे नंबर पे बात करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह के सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच और चीफ जस्टिस के साथ जो तनाज़ात हैं और उसके साथ साथ इख्तलाफात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। बात अब तौहीन अदालत तक पहुंच चुकी है। क्या जस्टिस मंसूर अली शाह या इस तनाज़े का कोई हल भी निकलेगा या नहीं, तफसीलन इस पे भी बात होगी। और चौथे नंबर पे बात करेंगे ट्रंप ने हलफ लेने के बाद बड़े अहम 42 उन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किए हैं। वो कौन कौन से ऑर्डर्स हैं और उसके साथ साथ ये भी कि ट्रंप के सदर बनने के बाद दुनिया में ओवरऑल क्या सूरत हाल होगी और उसके साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर भी क्या इसके कोई असरात होंगे या नहीं होंगे, तफसीलन इस पर भी बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान ने जो 3 दिसंबर को काबीना से एक सील्ड इन्वेलप मंजूर करवाया था बगैर दिखाए हुए, उसके हवाले से ये शुरू में ही जिस दिन ये काबीना की मीटिंग हुई, शेख रशीद ने आके ये बाहर मीडिया से कहा था कि हमसे एक बंद लिफाफे पे दस्तखत कराए गए हैं, मालूम नहीं उसमें क्या है, क्योंकि ये एक वो कहा गया था कि इसको खुफिया रखा जाएगा। लेकिन जब ये शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, उन्होंने 22 जून 2022 को जून का महीना 14 जून 2022 को गालबन उन्होंने काबीना ने शहबाज शरीफ की जो पीडीएम की हुकूमत थी ये मंजूरी दी कि वो जो सील लिफाफा था उसको ओपन किया जाए, और ये काबीना की मंजूरी के बाद ओपन किया गया, ताहम उसको पब्लिक नहीं किया गया था। अब ये जो इमरान खान के खिलाफ अलकादर ट्रस्ट केस हुआ तो उसमें ये जो सील लिफाफा था उसको प्रोसिक्यूशन की तरफ से बाकायदा एक बतौर की सबूत के तौर के ऊपर पेश किया गया है। मैंने जो है वो इस जो सील लिफाफा था या जो काबीना से मंजूरी ली गई थी वो हासिल किया है, और उसको सिर्फ ये देखने के लिए कि उसमें था ऐसा क्या जिसकी इतनी ज़्यादा राजदारी रखी गई थी इमरान खान की तरफ से और बैरिस्टर शहजाद अकबर की तरफ से। तो बुनियादी तौर पे इस जो सील लिफाफा है इसमें टोटल 11 नुकात हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जो मलिक रियाज के साथ जो डील की गई है एनसीए की, वो किस तरह इसको जो हुकूमत पाकिस्तान है उसकी तरफ से फैसिलिटेट किया गया। फिर उसके साथ साथ ये भी इसमें बताया गया है कि ये जो मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान एग्रीमेंट किया गया है उसके तहत जो बरतानवी हुकूमत है उसने ये बाकायदा तौर पे कहा है कि ये जो पैसा है ये रियासत पाकिस्तान को जाएगा। अब ये रियासत पाकिस्तान से इसकी जो आगे एक्सप्लेनेशन करते हैं उस पर ही डंडी मारी जाती है पीटीआई की तरफ से और इमरान खान की तरफ से। वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो अकाउंट है वो भी रियासत पाकिस्तान का अकाउंट है, इसलिए इसको क्योंकि वो एक हुकूमती इदारे का जो बैंक अकाउंट ऑपरेट कर रहा है, हालांकि ये इस तरह नहीं होता। हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों के जो इस तरह के गैर रियासती उसको कह सकते हैं कि ये जो बैंक अकाउंट्स होते हैं उसको रियासती अकाउंट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान का एक ही अकाउंट होता है जहां से बाहर से कोई पैसा आना होता है, वो अकाउंट नंबर 1 होता है। उसके अलावा कोई भी हो वो उसको स्टेट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट नहीं कहा जा सकता। बहरहाल अगर हम इसके पॉइंट वाइज देखें कि ये जो काबीना की तरफ से मंजूर किया गया था इसमें इन्होंने जो तफसीलात बताई हैं, शुरू में ये बताया है कि 14 दिसंबर 2019 को जो यूके की तरफ से तमाम जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उन्होंने 20 मिलियन पाउंड जो है वो 2018 को उन्होंने फ्रीजिंग ऑर्डर, अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर इशू किया था। फिर हुकूमत पाकिस्तान से उन्होंने राब्ता किया था। इसमें जो 3 अहम पॉइंट्स हैं मैं समझता हूँ कि वो उसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये है कि जो तीसरे नंबर पे है पॉइंट, उसमें ये बताया गया है कि ये जो एनसीए और मलिक रियाज के दरमियान जो डील हुई है उसको फैसिलिटेट कराने में जो किरदार था वो हुकूमत पाकिस्तान का था, यानी हुकूमत पाकिस्तान इसमें सालिस के तौर के ऊपर
उसका ये किरदार रहा है। और ये जो सेटलमेंट या जो पैसा रिपेट्रिएट करने के हवाले से था, उसमें पूरी मुआवनत की गई है इमरान खान की हुकूमत की। फिर उसमें जो एक जो 7 नंबर पे पैरा है, उसमें ये बताया गया है कि ये जो पाकिस्तान को इसमें जो 7 नंबर पे बताया गया है कि जो हुकूमत पाकिस्तान है उसको बरतानवी हुकूमत ने ये इन्फॉर्म किया है कि ये जो पैसा है ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान की मलकियत है और ये रियासत पाकिस्तान को मिलना चाहिए। फिर साथ साथ एक और पॉइंट है जो कि बड़ा अहम है, वो 10 नंबर पॉइंट है। उसमें इन्होंने ये कंफर्म किया है कि एक तो ये कि जो एसेट रिकवरी यूनिट है उसने ये तमाम जो मुआहदे के हवाले से जो किरदार है वो किया। उसके साथ साथ इन्होंने साथ ये भी लिखा कि ये जो मलिक रियाज की लूटी हुई दौलत थी उसको पाकिस्तान जो वापस लाया जा रहा है एनसीए के डिटेक्शन के बाद, उसको यहाँ पाकिस्तान आते हुए ये हुकूमत पाकिस्तान उसको रेमिटेंस का जो है वो एक वो दे, स्टेटस दे। और उसके साथ साथ ये भी, इतना ही नहीं, साथ साथ ये भी कि मलिक रियाज का ये जो लूटी हुई दौलत है इसके ऊपर कोई टैक्स भी ना लगाया जाए। जो पाकिस्तान वापस पैसा आ रहा है वो हुकूमत पाकिस्तान इसकी टैक्स की कटौती भी ना करे, यानी पूरे का पूरा पैसा मलिक रियाज को उसी तरह वापस उनका जो जुर्माने की रकम है वो अदा करने के हवाले से वो किया जाए। तो ये बड़े अहम इसमें जो 3 नुकात हैं, मैं समझता हूं कि एक तो इससे ये तस्लीम किया जा रहा है इमरान खान की हुकूमत की तरफ से भी इस लिफाफे में कि ये जो पैसा है वो रियासत पाकिस्तान को मिलना चाहिए। दूसरा, उसमें ये भी तस्लीम किया जा रहा है कि इमरान खान की हुकूमत ने ही ये जो सेटलमेंट थी एनसीए के साथ वो उसमें किरदार अदा किया। और फिर तीसरा ये कि आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने मलिक रियाज को ये फैसिलिटेट किया कि उस पर रेमिटेंस का वो किया गया, चोरी का पैसा जो है वो उसकी बजाय उसको एक तरसीलात ज़र का नाम देके और उसके ऊपर टैक्स भी नहीं कटवाया गया। तो ये वो तमाम, और फिर उसमें एक और साथ इन्होंने ये पॉइंट दिया है कि ये हम तय ये पाया है कि इस तमाम तर जो मुआहदा है और तमाम तर जो एनसीए और मलिक रियाज के दरमियान जो सेटलमेंट हुई है ये इसको खुफिया रखा जाए। तो ये वो तमाम तर जो हकायक हैं ये जो उस खुफिया लिफाफे में थे और काबीना को दिखाए बगैर ही इन्होंने मंजूर करा लिया। अब उससे एक दिन पहले 3 दिसंबर से पहले इमरान खान की शहजाद अकबर से बात होती है। जो पैसा है वो ऑलरेडी रिपैट्रिएट होना शुरू हो चुका होता है ये काबीना की मंजूरी से पहले ही। और उस दौरान ये शहजाद अकबर और इमरान खान ये फैसला करते हैं कि ठीक है ये इसको कल काबीना में ले आना, लेकिन इसको एजेंडे में शामिल नहीं करना और काबीना से इसको बगैर एजेंडे के मंजूर करा लेंगे। ये तमाम तर वो बातें हैं जो कि इस फैसले में भी लिखी गई हैं। बहरहाल ये वो हकायक थे जो मैं समझता हूँ कि वो आपके साथ शेयर करना लाजमी था। अब जरा बात कर लेते हैं बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की जो आर्मी चीफ से एक खुफिया मुलाकात हुई पेशावर में। कोर कमांडर जो पेशावर थे उनके दफ्तर में, वहां पे जो एक पब्लिक हुई थी बात पहले शुरू में कि आर्मी चीफ का जो दौरा पेशावर है वो सिक्योरिटी के हवाले से जो उन्होंने तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात की है, फिर तस्वीर भी शेयर की गई। अब उसमें जो एक अहम और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो सियासी रहनुमाओं के साथ जो तस्वीर शेयर की गई थी आर्मी चीफ की, उसमें बैरिस्टर गौहर की तस्वीर कहीं भी शामिल नहीं है। लेकिन फिर इमरान खान ने शुरू में जब ये मीडिया पे आया कि वो बैरिस्टर गौहर भी मिले हैं, लेकिन फिर उसमें इमरान खान ने जब ये कंफर्म किया कि वो मिले हैं बैरिस्टर गौहर के, तो उसके बाद उन्होंने बैरिस्टर गौहर ने इसको तस्लीम किया कि हुई है। फिर सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से ये खबरें चलाई गई कि ये जो मुलाकात थी खालिस्तान सिक्योरिटी पर्पस के लिए थी और उसको सियासी रंग दिए जाने की कोशिश की गई है। हालांकि कोई सियासी बातचीत वहाँ पे नहीं हुई उस मुलाकात में। अब जो असल हकायक हैं, कुछ मुख्तलिफ ज़राए से जो बात हुई मेरी, वो ये बताते हैं कि दरअसल बैरिस्टर गौहर भी उस मुलाकात के लिए जब वो आए, इनको ये जो सियासी रहनुमा थे उनके तौर के ऊपर नहीं बुलाया गया था, बल्कि अली अमीन गंडापुर और इनकी जो एक अलहदा मुलाकात होनी थी आर्मी चीफ से वो उस लिए बुलाया गया था। और जैसे ही बैरिस्टर गौहर आए तो इनको जो बजाय इसके कि वेटिंग हॉल मुकर्रर किए गए थे, यानी जहाँ पे जो बाकी सियासी कायदीन बैठे थे वहाँ पे बैठने के इनके लिए मुख्तस की गया था एक दूसरा कमरा कि ये उनको उधर बिठाया जाएगा। लेकिन जो प्रोटोकॉल ऑफिसर थे वो उनकी तरफ से ये गलती हो गई, बजाय इसके कि उनके अलहदा कमरे में ले जाने के वो उनको सियासी कायदीन के वो कमरे में लेकर उनको चले गए। जैसे ही ये दरवाजे पे गए और दरवाज़ा खुला तो बाकी सारे कायदीन बैठे थे। अब क्योंकि ये एक्सपोज हो गए थे, सबके सामने आ गए थे कि ये भी आ गए हैं यहाँ पे, तो इसलिए इनको जो वापस भेजना या उनसे जो है वो उस मुलाकात में ना बिठाना
ये एक अजीब बात होती, इसलिए फिर इनको जो है वो तमाम सियासी कायदीन हैं उनके साथ पहले बिठाया गया। वो जो आर्मी चीफ की तमाम सियासी कायदीन से एक ओपन मीटिंग हुई, वो उसमें बैरिस्टर गौहर वो बैठे। फिर उसके बाद जो एक तफसीलन मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर और आर्मी चीफ और दो और अहम जो शख्सियात थी उनके साथ। उसके बाद जो ये ज़राए बताते हैं कि ये कहा गया कि जो सियासी मामलात के हवाले से वो सियासतदानों से ही बातचीत करें। बहरहाल ये एक तफसीली मुलाकात थी, ऐसा नहीं था कि कर्टसी कोई 2-4 मिनट की मुलाकात हुई हो। लेकिन इसमें अब सवाल ये है कि ये जो कहा जाता है, पहले शुरू में भी कहा गया कि नई मुलाकात हुई या एक जो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मुलाकात थी, तो फिर बैरिस्टर गौहर जो कि उन सियासी रहनुमाओं के साथ भी बैठ के उन्होंने मुलाकात की है, लेकिन जो तस्वीर पब्लिक की गई थी, जो शेयर की गई मीडिया के साथ, उसमें भी बैरिस्टर गौहर की कहीं भी तस्वीर नहीं आई। तो इसका मतलब ये था कि शुरू से ही इसको खुफिया रखना जो है वो मकसूद था। बहरहाल उसके बाद अब जो डेवलपमेंट्स हुई, फिर जो इमरान खान की तरफ से ट्वीट्स हुए, फिर से दोबारा से एक जो रियासती इदारों को टारगेट किया गया, फिर ये मौजूदा हुकूमत उसको भी टारगेट किया जा रहा है। तो उससे यही लगता है कि जो इमरान खान का ये जो रवैया है, अगर ये इसी तरह रहा तो फिर ये चाहे पसे पर्दा मुज़ाकरात हों या जो सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात हैं, मैं नहीं समझता कि ये उसमें कोई कामयाबी हो सकती है या कोई इमरान खान की रिहाई का कोई हल निकल सकता है। इसलिए जो टोटली जो डिपेंड करता है वो इमरान खान के अपने रवैये के ऊपर करता है कि वो कितना कोऑपरेट करते हैं, वो सोशल मीडिया से खुद को डिस्टेंस करते हैं, अपना ऑपरेट जो है अपना जो अकाउंट है वो उससे इस तरह के रियासती इदारों को टारगेट करने के जो ट्वीट्स हैं वो बंद कर देंगे, तो फिर मेरा ख्याल है कि इसके हवाले से आगे कोई मजीद जो पेशरफ्त है वो हो सकती है। ताहम आज एक फिर जो एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की खबर है, वो उन्होंने एक हुकूमती वजीर को कोट करते हुए ये कहा है कि आर्मी चीफ ने फिर उसके बाद इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनके साथ मुलाकात की है और उनको भी इस मुलाकात के हवाले से बताया है और ब्रीफ किया है। और साथ साथ ये भी कि ये बताया गया कि जो पीटीआई के जो रहनुमा थे बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर, उनको कहा गया कि जो सियासी मामलात हैं वो फौजी क़यादत की बजाय वो सियासी जो लीडरशिप है उसके साथ इसको डिस्कस करें। बहरहाल ये वो हकायक थे उस मीटिंग के, ये एक तफसीली मीटिंग थी, ये कोई इस तरह का नहीं था सिक्योरिटी के हवाले से। और ये कन्फ्यूजन भी हुई कि बैरिस्टर गौहर को अलहदा एक कमरे में बिठाना था, लेकिन वो गलती से उनको जो बाकी रहनुमा बैठे थे उनके पास ले जाया गया, जिसकी वजह से ये जो है वो बात सामने आ गई थी। तो ये मैंने सोचा कि ये आपके साथ हकायक कुछ शेयर कर सकूं। अब जरा बात कर लेते हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह और अदलिया के दरमियान जो तनाज़ा है वो हर गुजरते दिन के साथ अब शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। अब जो कल आपके साथ मैंने शेयर किया था कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो डिप्टी रजिस्ट्रार थे उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। जो बेंच की जो मुकदमात फिक्सेशन के हवाले से आज उस पर मजीद जो समाअत हुई है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए हैं और जो रजिस्ट्रार है उसकी तरफ से भी पोजीशन क्लैरिफाई की गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने आके जो अदालत है उसको ये बताया कि ये मामला क्योंकि आईनी जो मामलात से रिलेटेड है इसलिए इसको फिक्स होना था जो आईनी बेंच है उसके सामने, लेकिन ये गलती हो गई और गलती से ये आपके बेंच को फिक्स किया गया था, इसीलिए इसको जो दोबारा से डी लिस्ट किया गया और आपके सामने वो फिक्स ना करने के हवाले से वो किया गया था। जिस पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि आखिर अल्लाह ताला ने भी तो कोई मंसूबा डिज़ाइन किया होता है, इसलिए जो उनकी अदालत के सामने ये मुकदमा जो है वो उसको फिक्स किया गया है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जस्टिस जो अकील अब्बासी, उन्होंने कहा कि अगर ये गलती हुई थी तो फिर अरसे से ये जारी थी और अब इदराक कैसे हुआ कि ये इसकी कुछ जो हेयरिंग्स हैं वो ऑलरेडी हो चुकी थी और पहले इनको जो सुप्रीम कोर्ट का जो रजिस्ट्रार है या जो चीफ जस्टिस थे उनको पहले क्यों नहीं ये इसका रियलाइजेशन हुई और उसको ये पहले ही कैंसिल कर देते। उस पर फिर जो माजरत के साथ गलती सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना थी, मैं इस केस को हाई कोर्ट में भी सुन चुका था, मालूम नहीं मुझे इस बेंच में शामिल करना गलती थी या क्या था। फिर उसके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास कैसे हुआ, क्या कमेटी ने खुद इजलास बुलाया या आपने दरख्वास्त की थी। ये जो 3 रुकनी कमेटी होती है इसने ही बेंच के सामने कौन सा केस फिक्स करना है वो किया जाता है। उसमें चीफ जस्टिस होते हैं, उसमें आईनी बेंच के जो सरबराह हैं यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान और तीसरे जो
सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह होते हैं। अब इसमें मामला ये है कि ये कमेटी की जो मीटिंग, अगर आपको याद हो, पिछले जो चीफ जस्टिस थे काजी फायज ईसा, उनके साथ भी इनका यही तनाज़ा था। ये जानबूझ के जो है ये मीटिंग्स में नहीं आते थे, ना ये और ना ही जस्टिस मुनीब अख्तर। तो फिर उसके बाद अल्टीमेटली ऑर्डिनेंस ला के एक जो कमेटी की हैयत उसको तब्दील किया गया। अब दोबारा से यही वो मामला है जो जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से वो किया जा रहा है। वो मीटिंग में नहीं गया, तो फिर अब ये उनसे जो है वो तफसीलात मांग रहे हैं कि ये किस तरह कमेटी की मीटिंग हुई और कैसे फैसला हो गया। तो उस पर जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने कमेटी को नोट लिखा है, और साथ ही फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जब जुडिशल ऑर्डर मौजूद था तो फिर नोट क्यों लिखा। हमारा ऑर्डर बहुत वाज़ेह था कि केस किस बेंच के सामने लगना है, हमें नोट दिखाएं जो आपने कमेटी को भेजा है। क्या 2 रुकनी अदालती बेंच 5 रुकनी लार्जर बेंच बन सकता है। फिर उस पर जो बैरिस्टर सलाहुद्दीन है, ये जो दरख्वास्त गुजार हैं, ये उनकी तरफ से ये कहा गया कि चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट या लार्जर बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त की जा सकती है। ये जो आईनी तरमीम है उसको रिव्यू करने के हवाले से, जिसपे जस्टिस शकील अब्बासी ने कहा कि मैं एतमाद के साथ तो ये भी नहीं कह सकता कि कल का ये जो केस है हमारे सामने रहेगा या नहीं रहेगा। अजीब सूरत हाल है, हो सकता है कल ये केस भी हमारे सामने ना रहे। उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा हम तौहीन अदालत के मामले पर किस हद तक जा सकते हैं, इस मामले को भी देखेंगे। फिर उस पर जो जस्टिस रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने केस आईनी कमेटी की आईनी बेंच की कमेटी को भिजवाया है। आईनी बेंच की कमेटी ने आईनी तरमीम से मुतालिक मुकदमा 27 जनवरी को फिक्स किए हुए हैं। तरमीम के बाद जायजा लिया कि कौन से केसेस बेंच में मुकर्रर हो सकते हैं और कौन से नहीं। इस पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये केस शायद आपसे गलती से रह गया, लेकिन बेंच में आ गया तो कमेटी का काम खत्म। कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म हो गई। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया, आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया हुआ होता है। तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह के कुछ करीबी ज़राए से मेरी कुछ अर्सा पहले भी बात हुई थी, तो उस पर भी उन्होंने यही कहा था कि वो 26वीं आईनी तरमीम को हर सूरत में रिव्यू करना चाहते हैं। तो ये बज़ाहिर यही लग रहा है कि अब तक जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो अपने जो एक उन्होंने एक इरादा किया हुआ था या इरादा किया हुआ था कि वो 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी तस्वुर करते हैं और उसको हर सूरत में रिव्यू होना चाहिए, और वो अपनी इस कोशिश से मैं समझता हूँ कि अभी पीछे नहीं हटे। ताहम अब देखना ये है कि ये जो आईनी बेंच है इसके हवाले से वो क्या करता है, और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस, क्योंकि आज इन जो 3 रुकनी जो बेंच था, जस्टिस शकील अब्बासी, जस्टिस आयशा मलिक और उसके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह, इन्होंने चीफ जस्टिस को और आईनी बेंच के जो सरबराह हैं उसको भी खत लिखा है। अब देखते हैं कि वो उसका चीफ जस्टिस क्या जवाब देते हैं। तो ये बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो अदलिया के अंदर जो तनाज़ा है और जो जजेस के दरमियान इख्तलाफात हैं वो हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं। बज़ाहिर यही लगता है कि इसमें से किसी एक को जाना होगा। अब वो कैसे होगा, इस पर जो भी कोई पेशरफ्त और अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं, सदर ट्रंप ने कल अमेरिका के सदर के तौर के ऊपर हलफ ले लिया है, और हलफ लेने के बाद उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट 42 जो है वो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स उन्होंने जारी किए हैं, और वो मैं समझता हूँ कि बड़े अहम एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं जिसके बड़े अहम असरात होंगे खासतौर के ऊपर, दुनिया के ऊपर भी, और अगर उसको देखा जाए तो ये पाकिस्तान के हवाले से भी क्या हो सकता है या नहीं। तो जो सबसे पहला ऑर्डर उन्होंने जारी किया है वो उन्होंने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की है जो उनके सदरन बॉर्डर्स हैं उसके ऊपर। फिर उसके साथ साथ जो मैक्सिकन जो ड्रग कार्टेल्स हैं उनको बैरूनी दहशतगर्द करार दे दिया गया है। फिर उसके साथ साथ जो उन्होंने मैक्सिको के जो हवाले से वो उसको दोबारा से अपनी जो पॉलिसी है उसको रीइंस्टेट कर रहे हैं, जिसमें ये भी शामिल था कि वो मैक्सिको बॉर्डर के ऊपर बाड़ लगाना है। फिर विमेन और जेंडर आइडियोलॉजी की जो एक्सट्रीमिज्म है उसका उन्होंने दिफा करने के लिए वो कहते हैं कि सिर्फ 2 ही जिनसे हैं, मर्द या औरत, उसके अलावा वो कोई नहीं है। फिर उसके साथ साथ उन्होंने जो विड्रॉल फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है वो उससे उन्होंने विड्रॉ कर लिया है अमेरिका का। फिर उसके साथ साथ जो नेशनल एक इमरजेंसी उन्होंने डिक्लेयर कर दी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो मैंडेट्स हैं उसको रिवर्स कर दिया गया है, रीलोकेटिंग यूएस स्पेस कमांड हेडक्वार्टर्स टू एलाबामा। फिर उसके साथ साथ उन्होंने एक और जो मैं समझता हूँ कि एक अहम वो किया है बिटकॉइन के हवाले से, जो फेडरल बिटकॉइन रिजर्व्स का उन्होंने वो इस्टेब्लिश करने के अहकाम जारी किए हैं। और सबसे अहम
जो उन्होंने किया है वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो जॉन एफ कैनेडी, उसके साथ साथ जो मार्टिन लूथर किंग है, उनकी जो असैसिनेशन है उसके हवाले से जो खुफिया और सीक्रेट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन्होंने पब्लिक करने के भी अहकाम जारी किए हैं। तो ये टोटल उन्होंने कोई 42 जो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के जरिए वो किया है। ताहम उनका ये जो एक एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कोई पाकिस्तान के हवाले से या इमरान खान के हवाले से, तो बज़ाहिर यही लगता है कि जो उनके चाहे वो खिताब सुने, इनाग्रेशन का जो खिताब था वो सुने, या ओवरऑल उनकी जो पॉलिसीज़ का जो एक सिमत बज़ाहिर नज़र आ रही है वो यही है कि उनका जो सिर्फ और सिर्फ फोकस फ़िलहाल अमेरिका है, उसकी इकॉनमी को रिवाइव करना है, अमेरिका का जो सुपर पावर का एक जो स्टेटस है उसको दोबारा से मज़ीद स्ट्रेंथन करना है। तो ये पाकिस्तान जैसा मैं समझता हूँ कि जो मुल्कों के हवाले से ट्रंप का इतना फ़िलहाल कोई इतनी जल्दी कोई फोकस और ना ही कोई इमरान खान के हवाले से बज़ाहिर कोई रास्ता निकलते हुए नज़र आ रहा है। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद जो अपडेट और पेश रफ्त होंगी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।